Hello and Jai Hind student. Welcome once again to your own channel Sir Tarun Pani and once again environmental science. आपने रिक्वेस्ट किया सर टुवर्ड्स सस्टेनेबल फ्यूचर, जी ये चैप्टर सर एक्सप्लेन कर दीजिए। तो चलिए आपके लिए इस चैप्टर को वन शॉट में आज हम फिनिश करेंगे और आपसे कहूंगा एनवायरमेंटल साइंस आपके ही रिक्वेस्ट पे बनाया जा रहा है और प्लीज इसको अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स को शेयर करना एकदम मत भूलो। सो लेट्स बिगिन द लेसन। टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल फ्यूचर, चैप्टर 10। सस्टेनेबल, हाँ सस्टेनेबल मतलब होता है एक ऐसी चीज, एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ आज की जरूरत पूरा करे, नहीं वो आज की नीड्स को भी पूरा करे और आने वाली जनरेशंस की भी जरूरतें पूरी करती रहे। ऐसे डेवलपमेंट को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब को समझना हो तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखना। तो शुरुआत करते हैं। आपका सिलेबस क्या है? सबसे पहले सिलेबस में है इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इसमें ये सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस में है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी, अर्थ समिट और UNICPD और क्योटो ट्रीटी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये टॉपिक भी पूरा है आपके सिलेबस में। रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंट नहीं है और टेक्नोलॉजी दैट सस्टेन्स ये भी आपके सिलेबस में है। रिमोट सेंसिंग, उसके एडवांटेज, एप्लीकेशंस और अल्टरनेट टेक्नोलॉजी, इसका कंसेप्ट और एडॉप्टिंग अल्टरनेट टेक्नोलॉजी फॉर क्रिएटिंग सस्टेनेबल सोसाइटी। और सिर्फ इस पार्ट में बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, बस लास्ट के ये दो टॉपिक भी आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपने कहा यस सर लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले जानेंगे जो शब्द आ रहा है वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल और कन्वेंशंस कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करेंगे वर्ड कन्वेंशन की। इस पूरे लेसन में इस शब्द का बहुत बार प्रयोग होने वाला है। तो कन्वेंशन एक तरह का एग्रीमेंट है। यस, एग्रीमेंट है देशों के बीच। स्टेट्स मतलब कंट्रीज। इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन दी कंट्रीज। किसी भी एक विषय पे वो एग्रीमेंट कर सकते हैं, बस उसे कहते हैं कन्वेंशन। और दूसरा शब्द है प्रोटोकॉल। बहुत बार आपको इस शब्द का इस्तेमाल मिलेगा। तो प्रोटोकॉल क्या है? एक तरह का मेमोरेंडम है, एक तरह का नोटिस है जो कि साइन किया गया है गवर्नमेंट बॉडीज द्वारा। जी, जो गवर्नमेंट के यस अथॉरिटीज होती हैं जो दूसरे देशों के साथ मिलकर के क्या करती हैं, समझौता करती हैं। तो समझौते को क्या करती हैं, साइन कर देती हैं। तो ये कहने का मतलब है यही कन्वेंशन आगे जाके क्या बन जाता है, एक प्रोटोकॉल बन जाता है जो सबके लिए पालन करना जरूरी होता है। और उसके बाद क्या आता है, तीसरा शब्द क्या आता है, ट्रीटी। तो ट्रीटी क्या है? एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट। याद रखिएगा ट्रीटी रिटन में होती है और ट्रीटी किसी न किसी तरह से इंटरनेशनल लॉ बन जाती है। हां, यह ट्रीटी एक इंटरनेशनल कानून बन जाती है और इसको पालन करना हर देशों के लिए जिन्होंने इस ट्रीटी को साइन किया है। हां, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हिस्ट्री में पढ़ा था आपने। जर्मनी और विनिंग कंट्रीज ऑफ द एलाइज ने साइन किया था ट्रीटी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल एक शहर है कनाडा का और यहां पर एक एग्रीमेंट हुआ कंट्रीज के बीच में। क्या एग्रीमेंट था और डिटेल इसके बारे में समझते हैं। तो सितंबर 1987 को 27 देश 27 नेशंस साइन दी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या था इसमें? इन देशों ने एग्री किया था कि हम 50% रिडक्शन करेंगे अपने देश में CFC के प्रोडक्शन का। जो भी
हमारे देश में क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम की जो जहरीली गैस पैदा हो रही है, यस, इसका प्रोडक्शन 50% हम कम कर देंगे। समझ गया ना, वो भी 1999 तक, ठीक है ना। तो ये प्रोटोकॉल दुनिया में एक तरह से एनवायरमेंट के लिए आया था जी, एनवायरमेंट को सुधारने के लिए। इसको डेवलप्ड नेशन ने साइन किया, और साइन किया कि हमारा जो सीएफसी होगा वो 1986 से बियॉन्ड, ये साल का नंबर है 1986, जितना सीएफसी लेवल 1986 में था इससे ज्यादा एक्सीड अब नहीं करेगा। और कौन कौन से सीएफसी नहीं प्रोड्यूस करने हैं इनको? सीएफसी 11, 12, 30, 113, 114 और 115, ये सीएफसी का प्रोडक्शन इन्हें बंद करना है, क्योंकि ये जहरीली कैटेगरीज के सीएफसी हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। और हेलॉन्स भी, कौन कौन से हेलॉन? हेलॉन 1211, हेलॉन 1301 और 2402, इनका भी प्रोडक्शन इन्हें क्या करना था? फ्रीज मतलब बंद, इसके बाद अब नहीं बनाएंगे। तो ये एक तरह से एग्रीमेंट था जो चाहती थी दुनिया में ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस न बनाए जाएं। कौन से? ओजोन को डिस्ट्रॉय करने वाले सब्सटेंस न बनाए जाएं। तो आइए थोड़ा सा जाने ओजोन होल जी, ये रहा एक इमेज जो आप देख पा रहे हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का क्या इफेक्ट रहा। तो ओजोन की लेयर, सर ये ओजोन क्या होती है? ओजोन एक तरह का गैस है, यस, हम इसके O3 के नाम से जानते हैं। ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाए जाने वाली पॉइजनस गैस है। हमारे लिए कैसे फायदेमंद है? यह धरती में आने वाली सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज को फिल्टर कर देता है। देखा, जो धरती पे सूरज की किरणें पहुंच रही हैं, अब वह जहरीली नहीं रहेंगी, हार्मफुल नहीं रहेगी, बिकॉज ऑफ ओजोन लेयर जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में मौजूद है। तो ये ओजोन खत्म हो रही है, यह ओजोन में बड़ा सा छेद बन गया है। हां, ये रही वो इमेज मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो ओजोन होल क्रिएट हुआ है। किसकी वजह से हुआ है? ये ओजोन होल हुआ है यूज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, और उनमें से सबसे बड़ा दुश्मन है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सर ये कहां यूज होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन? अरे भाई, आपके एसी में, आपके रेफ्रिजरेटर्स में, एरोसॉल्स में, जी इन सब में CFC का इस्तेमाल होता है। हाँ, इनको ठंडा करने में इस्तेमाल होता है। इसीलिए आजकल जो रेफ्रिजरेटर्स आ रहे हैं वो CFC फ्री आ रहे हैं, ग्रीन रेफ्रिजरेटर्स आ रहे हैं, ग्रीन एसीज आ रहे हैं। सुना है कि नहीं आपने? हाँ, जरूर चेक करिएगा। तो यही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, वो चाहता है कि इन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस का धरती से प्रोडक्शन होना बंद हो जाए। ऐसा एक एग्जांपल देता हूं, यस, कि यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसे 600 प्रोजेक्ट्स जो इस तरह की मदद करते हैं ओजोन को डिप्लीट करने में, उसमें पार्टिसिपेट किया। अब आता है अगला टॉपिक, द ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी। जी, ये कैसी सपोर्ट है? ये भी एक तरह का एक इंटरनेशनल सपोर्ट है, एक तरह की पार्टनरशिप है जिसमें 183 कंट्रीज, बाप रे, दुनिया के 183 देश इसमें मेंबर्स हैं। इसमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और तो और प्राइवेट सेक्टर भी, इन सब का मकसद एक ही है, टू एड्रेस द ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज, ग्लोब के, पूरी धरती के एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। ये क्या करती है? तो ये संस्था फंड प्रोवाइड करती है। पिछले 24 सालों से, जी पिछले 24 सालों से यह फंडेड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स चला रही है। मतलब जहां पर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी हो रही है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, या इंटरनेशनल वाटर्स, केमिकल्स, वेस्ट, इन सब में सहयोग दे रही है, मदद कर रही है, पैसे से नहीं, टेक्नोलॉजी से भी। आइए इनके बारे में जाने कि ये क्या करती है। आइए इनका मेन एरिया जानते हैं। तो सबसे पहला है बायोडाइवर्सिटी के लिए, यस, चाहती क्या है? पहले बात है, बायो मतलब लिविंग,
डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी। तो जहां पर वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं उसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। और दुनिया के लिए, यस, हम सब के लिए, फ्यूचर के लिए ऐसा होना बहुत जरूरी है। तो आप जानते हैं आज हमारी बायोडाइवर्सिटी को एक बहुत बड़ा खतरा है, उनमें से पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा रीजन है। तो कैसे रिड्यूस करें, कैसे रोकें इस बायोडाइवर्सिटी के लॉस को, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इस चैलेंज में मदद करती है हमारी GEF। ठीक है, यही इसका मेन मकसद है, सपोर्ट करती है उन प्रोजेक्ट्स को जो बायोडाइवर्सिटी दुनिया में लाने में मदद करती है। और किसमें मदद करती है? GEF क्लाइमेट चेंज में। आपको पता होना चाहिए धरती बहुत तेजी से गर्म हो रही है, हमारी धरती में ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप हो गई हैं क्योंकि हमने बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स को जला दिया है ना। और इसको रोकना चाहते हैं क्योंकि इससे एनवायरनमेंट बहुत तेजी से बदल रहा है, धरती के ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर का राइज हो रहा है। हम इसे ग्रीन हाउस एमिशन की वजह से कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। जी, क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो इसको भी देखना है, इसको भी चेक करना है। इसमें मदद करती है GEF। और किसमें मदद करती है? हम बहुत सारे, फार्मर्स बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, पेस्ट को मारने वाले केमिकल्स, इंडस्ट्रियल केमिकल्स और बहुत सारे अनवांटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट, जिसको हम इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट्स कहते हैं, इन सब को हम क्या कर रहे हैं? एनवायरमेंट में छोड़ दे रहे हैं। ये हमारे लिए पॉप बन जा रहे हैं। क्या बन जा रहे हैं? पॉप बन जा रहे हैं। पॉप का मतलब होता है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, अर्थात कभी न खत्म होने वाले पॉल्यूटेंट्स हमारे एनवायरमेंट में हर वक्त ये मौजूद रहते हैं। कौन? ये पॉप। तो इस पॉप का रिडक्शन, इनको हटाना है क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हैं? खराब कर रहे हैं। और GEF इन्हीं सब प्रोग्राम्स को सपोर्ट करती है जो पॉप को रिडक्शन करने में मदद करता है, जो पॉप को कंट्रोल करने में मदद करता है। जी, अगर जल्दी से जल्दी इस पॉप वेस्ट को डिस्पोज ऑफ न किया गया, कंट्रोल नहीं किया गया, तो आप समझ सकते हैं पूरी एनवायरनमेंट क्या हो जाएगी? इन्हीं प्रदूषण से भर जाएगी। और क्या करती है? इंटरनेशनल वाटर्स। ये कौन सा पानी होता है? ऑल वाटर बॉडीज दैट कनेक्ट्स दी कंट्रीज, मतलब समुद्र, ओशंस। तो इसमें भी क्या कर रहे हैं? पानी का मिसयूज हो रहा है, इस पानी को लोग पॉल्यूट कर रहे हैं। इस वाटर बॉडीज की वजह से देशों के बीच में लड़ाई झगड़े होने के चांसेस बढ़ गए हैं। क्योंकि एक देश अपना पॉल्यूशन का गंदा पानी समुद्र में छोड़ता है, दूसरे देश को तो बह के वो पानी मिलेगा ही मिलेगा। तो इससे झगड़ा ना हो, GEF हेल्प करती है, ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाती है जो कंट्रीज मिलकर करती हैं ताकि यह पॉल्यूशन समुद्र में जाने से पहले ही क्लीन कर दिया जाए। GEF इन सब के ये सपोर्ट प्रोजेक्ट्स बनाती है। और तो और लैंड की उपजाऊ शक्ति खत्म हो रही है क्योंकि बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है, क्योंकि हम बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, है ना, अर्थात हमारा इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो गया है बायोडाइवर्सिटी के डिस्टर्ब से। तो ये सब आपस में मिलते जुलते पॉइंट्स हैं। देखो, लाइफ ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स आत्मनिर्भर है ना। एक एग्जांपल से मैं बताता हूं। आपने सारे जंगल काट दिए तो सोचो अब काउस बफेलोज क्या खाएंगी? काउस बफेलोज अर्थात हर्बीवोरस को खाने को नहीं मिलेगा तो कार्निवोरस एनिमल्स क्या खाएंगे? होगा ना, आपकी पूरी साइकिल को डिस्टर्ब कर दिया। तो इसीलिए बायोडाइवर्सिटी का लॉस मतलब बायोमास का लॉस। क्यों? क्योंकि आपने जंगल काट दिए, अब सॉइल इरोजन बढ़ने लगेगा, अब ग्रीन हाउस गैसेस और बढ़ेंगी, तो ग्लोबल वार्मिंग होगा और एनवायरनमेंट। तो सब इंटररिलेटेड चीजें हैं। तो इन सब में मदद करता है ये GEF। GEF ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाता है जिससे डेजर्टिफिकेशन को रोका जा सके, डेजर्ट्स को बढ़ने से रोका जा सके, लैंड डिग्रेडेशन को रोका जा सके। अब आता है 6th पॉइंट इसमें, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। पूरी दुनिया में अप्रोक्सीमेटली 1/3 फॉरेस्ट है। जी, क्या आप जानते हैं कि फॉरेस्ट क्यों जरूरी है? अरे सर, ये तो हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है।
फॉरेस्ट ना होते तो सॉइल इरोजन कितना होता, फॉरेस्ट ना होते तो वर्ल्ड का एनवायरनमेंट कितना खराब हो जाता। तो आप जानते हैं फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस है कि नहीं, मानते हैं कि नहीं? तो हमारे फ्यूचर के लिए, हमारी सस्टेनेबिलिटी के लिए, हम सबके जीवन के लिए फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस है। और यही ये करते हैं, यही जीईएफ करती है। जीईएफ क्या करती है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन के प्रोजेक्ट्स में सपोर्ट करती है। ये हेल्प करती है लोगों को कैसे इस फॉरेस्ट और ट्रीज की प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम किया जाए, जंगल के इस्तेमाल भी यूज कर सकें, वहां के लोग जो उस पर डिपेंडेंट है उसका भी यूज हो पाए, और फ्यूचर जनरेशन को भी जंगल मिल पाए, है ना। यह सब जीईएफ का कमाल है। 183 कंट्रीज हैं इसमें मेंबर। आता है ओजोन डिप्लीशन। अगेन जीईएफ ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाती है जो डेवलपिंग कंट्रीज, जहां पर सबसे जल्दी ट्रांजिशन हो रहा है, वहां उनको फंड्स मिल सके, उनको मल्टीलैटरल फंड्स अवेलेबल करा देती है ना। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमने पढ़ा वो कहीं आकर के इस पे भी अप्लाई होता है, जो चाहता है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को दुनिया से कम कर देना। चलो अगला हेडिंग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट हेडिंग है, अर्थ समिट। ग्लोब के, हमारे पूरे धरती के एक सबसे बड़ी मीटिंग हुई। समिट मतलब पता है एक मीटिंग होना। किसने बुलाया मीटिंग? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ये यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है जिसने बुलाया इसको। ये रियो समिट के नाम से भी जाना जाता है। रियो डी जेनेरो एक बहुत ही शानदार शहर है ब्राजील का। आप मैप में भी देख सकेंगे। और इसे रियो कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानते हैं, और या तो अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, ये एक बहुत ही बड़ा कॉन्फ्रेंस था जो रियो डी जेनेरो ब्राजील में बुलाया गया था 1992 में। तो कौन आया था इसमें और क्यों आए थे इसमें? तो वर्ल्ड के सारे बड़े लीडर्स आए थे जी। वर्ल्ड के सारे बड़े लीडर्स आए थे। क्या करने के लिए आए थे? ग्लोबल क्लाइमेट चेंज पे। पहली बार जो विश्व का पर्यावरण चेंज हो रहा था, मौसम बदल रहा था, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट इशू था। इस पे डिस्कस करने आए थे। और इसी पे जब डिटेल डिस्कशन हुआ तो इन्होंने क्या किया? एजेंडा 21, थोड़ा कीवर्ड है, हाईलाइट कर दूं, एजेंडा 21 को अपनाया। ये क्या है? एजेंडा 21 क्या है? एक प्लान है, एक प्लान ऑफ एक्शन है जो किस तरीके से इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द 20th सेंचुरी को दूर करेगा। और पूरी 20th सेंचुरी की प्रॉब्लम है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। आपको मालूम ही है कि अर्थ का टेम्परेचर बहुत तेजी से राइज हो रहा है। देखिए समर्स में हीट कुछ ज्यादा ही हो रही है। हर साल आप सुन रहे होंगे कि इस साल गर्मी ने पिछले सारे गर्मी के रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो रीजन यही है, क्लाइमेटिक चेंज। तो एजेंडा 21 कैसे एक्शन बनाए, कैसे दुनिया, क्योंकि एक देश के करने से नहीं होगा, याद रखिएगा। कोई एक देश सोचेगा कि हम पूरे दुनिया का ठेका ले लें तो शायद यह संभव नहीं है। तो यह संभव है जब पूरी दुनिया एक साथ आएगी। और 154 देश, 154 कंट्रीज, बाप रे, 154 कंट्रीज आई इस अर्थ समिट में, है ना। और यह अर्थ समिट क्या करता है? अर्थ समिट सॉल्यूशन देता है किस तरीके से ग्लोबल प्रॉब्लम्स को दूर किया जाए। ग्लोबल प्रॉब्लम सिर्फ एनवायरनमेंट की नहीं है, बल्कि सोसाइटी की प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक की प्रॉब्लम है, वॉर की प्रॉब्लम है, बढ़ते हुए गैप की प्रॉब्लम है, एक डेवलप्ड देश और एक डेवलपिंग देशों की प्रॉब्लम है। इन सब को दूर करने का सॉल्यूशन देता है कौन? एजेंडा 21। समझ गया ना क्या है एजेंडा 21? भविष्य का एजेंडा है। कैसे दुनिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेगी, क्या वो पॉलिसीज बनाए, क्या नियम रखें कि दुनिया आज भी ग्रो करे और आने वाले समय में भी हमें किसी चीज की कमी ना हो। ऐसा ना हो कि बच्चे आपसे पूछे, आपके बच्चे आपसे पूछे, पापा पापा वो शेर कैसा होता था पापा? तो पापा आपको वीडियो दिखा देंगे, बेटा देखो ऐसा होता था लॉयन, यहां जंगल के बारे में। पापा जंगल भी होते थे क्या कुछ? शायद ऐसा ना हो जाए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जिसमें सारे की नीड्स, गरीबों की नीड्स पूरी हो जाए और डेवलपमेंट ऑफ द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स भी हो पाए। दुनिया के ग्लोबल नीड्स को पूरा करना है,
याद रखिएगा, हम एक अच्छे से शब्दों में कह सकते हैं कि एजेंडा 21 के पास इन सब कामों के लिए ब्लूप्रिंट है जी। एजेंडा 21 इन सब के लिए ब्लूप्रिंट है। ओ ये तो येलो प्रिंट हो गया। ठीक है ना, एजेंडा 21 इन सब के लिए एक ब्लूप्रिंट है। ठीक है ना, किस चीज के लिए? दुनिया के सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाने के लिए। वर्ल्ड में अगर हम सस्टेनेबिलिटी लाना चाहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज लाना चाहते हैं, तो उसका रास्ता एजेंडा 21 से शुरू होता है। ठीक है ना, क्योंकि मैंने बताया समस्या एक नहीं है, समस्या अनेक है। गरीबी समस्या है तो एक जगह एक्सेसिव कंजम्पशन समस्या है, एक जगह हेल्थ समस्या है तो एक जगह एजुकेशन समस्या है। और कैसे इसको दूर करें, इसके लिए 40 चैप्टरों में इसको बनाया गया है एजेंडा 21 को, जिसमें हर एक समस्या चाहे वो लैंड की हो, पॉवर्टी की हो, हाँ पीपल की हो, ऑर्गेनाइजेशन की हो, फाइनेंस की हो, इन सब पर बहुत गहराई से चर्चा की गई है। इसीलिए दुनिया में बड़ा मशहूर है एजेंडा 21। याद रखिएगा, इसमें एक्शन लेना है, सिर्फ बोलना नहीं है। और आगे जानेंगे अर्थ समिट के बारे में, जो मैंने बताया रियो डी जेनेरो में हुआ था। रियो डी जेनेरो एक इंपॉर्टेंट टाउन है ब्राजील का। तो इस समिट में, इस अर्थ समिट में एक मैसेज दिया गया, और मैसेज था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अवर एटीट्यूड। दुनिया को अपना विचार, अपना एटीट्यूड, स्वभाव बदलना पड़ेगा, तभी दुनिया क्या होगी, ऐसे जीने लायक रहेगी कि आज जो हम जी रहे हैं, आज जो हम संघर्ष कर रहे हैं, उसकी समस्या का निदान मिल जाएगा। ऐसा ना हो कि कुछ देश एक्सेसिव कंजम्पशन करें और कहीं पॉपुलेशन को खाने भर भी ना हो। इसी को 2012 में भी, इसी को 2012 में भी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट दोबारा बुलाया गया, जिसको रियो पे ही बुलाया गया और नाम दिया गया रियो +20। ठीक है ना, रियो +20 है ना। कब बुलाया गया था? मैंने बताया 2012 में। मकसद फिर वही है कि एनवायरनमेंट को कैसे भविष्य के लिए भी तैयार रखें। आइए कुछ और इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे में जानें जो वर्ल्ड के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है। उसमें से यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट। देखो, ये नाम से पता चल रहा है कि दुनिया में आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो आबादी तो बढ़ रही है, क्या लड़कियों को, औरतों को इस ग्रोथ का, इस आबादी का सही हक मिल रहा है? नहीं। तो इसके लिए कायरो इज द कैपिटल ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट नाम के देश की कैपिटल है। यहां पे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जहां पर कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट रखा गया। इसमें पॉपुलेशन की स्टडी करना, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में स्टडी करना, जेंडर इक्वलिटी अर्थात लड़के लड़की के भेदभाव को दूर करना, दोनों को बराबर मानना, और सबसे इंपॉर्टेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना। क्या चीज? पूरे आप देखेंगे, हर एक टॉपिक में आपको एक कीवर्ड मिलेगा। आप देखिएगा सारे क्वेश्चन हम जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे उसमें कीवर्ड आएगा सस्टेनेबल। इसीलिए चैप्टर का नाम भी यही था, टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है ना। तो ये यही चाहता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहता है, पूरे दुनिया में चाहता है। और इसमें इस कॉन्फ्रेंस में कायरो में 20,000 डेलीगेट्स आए, 20,000 डेलीगेट्स आए, वो भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों से। गवर्नमेंट की एजेंसीज आए, यूनाइटेड नेशंस आए, एनजीओज आए। क्या मकसद था? यूनिवर्सल एजुकेशन लाना, हर एक को पढ़ाया जाए, लड़के और लड़कियों को बराबर पढ़ाई, इक्वल एक्सेस, वुमेन्स का एजुकेशन। और तो और बच्चों की डेथ, जिसे हम कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी। क्या? इन्फेंट मोर्टेलिटी। जो बच्चे अभी न्यू बॉर्न है, 1 साल से भी कम है, अगर वो मर जाते हैं उसे कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी। और दूसरा है चाइल्ड मोर्टेलिटी, अर्थात 1 से 5 साल तक के। इन दोनों की डेथ को चेक करना, अंडर 5 साल से कम उम्र की डेथ को रोकना, ये इनका मेन मकसद है। कितना ले जाना? 1/3 कर देना, डेथ रेट को 1/3 कर देना, ये इनका टारगेट है बाय 2000 जी, बाय 2000। और फर्दर रिडक्शन करना। तो ये
पॉपुलेशन को स्थिर करना चाहती है, पॉपुलेशन में वुमेन्स को, मदर्स को इक्वल रो देना चाहती है कि मैटरनल डेथ्स, मैटरनल मोर्टेलिटी मतलब होता है मैटरनल डेथ्स, मां की बच्चे को जन्म देते समय जो डेथ होती है उससे ज्यादातर मैटरनल डेथ कहते हैं। तो मैटरनल डेथ को हाफ करना है। जितनी भी मैटरनल डेथ्स हो रही हैं, यस, न्यूबॉर्न के बॉर्न होते समय मदर्स की, उसकी डेथ हाफ हो जाए 2000 तक और फर्दर हाफ हो जाए 2015 तक। इससे मां जो बच्चे को जन्म दे रही है वो बचेंगी। इसके लिए साइंस का इंप्रूवमेंट बहुत जरूरी है। हाँ, कहना आसान है। और क्या चाहता है ये कॉन्फ्रेंस? तो ये कॉन्फ्रेंस चाहता है रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ सर्विस। इसमें क्या आता है? इसमें आता है फैमिली प्लानिंग। आपको मालूम ही होगा कि गवर्नमेंट के बहुत सारे फैमिली प्लानिंग मेथड्स चलते हैं। प्री नेटल केयर अर्थात जो न्यूबॉर्न अभी नहीं पैदा नहीं हुए हैं उनका केयर कैसे करें, मदर के वूम में सेफ डिलीवरी कैसे कराएं, और जब पैदा हो जाए तो कैसे उनको बीमारियों से बचाएं, कैसे उनका टीकाकरण करें, कैसे मां की काउंसलिंग करें, कैसे उनकी रक्षा करें। यस, अलग अलग डिजीजेस जो फीमेल्स के साथ हो सकती हैं उन सब की रक्षा का ये क्या करता है? ये मदद करता है। तो एक तरह से पॉपुलेशन में भी स्ट्रेस किस पर है? पॉपुलेशन में भी वुमेन्स पे स्ट्रेस ज्यादा है। आइए अगले ट्रीटी की तरफ बढ़ते हैं। याद रखिएगा, ट्रीटी शब्द जैसे ही आएगा तो आपको समझ जाना चाहिए ये एक तरह का एग्रीमेंट है जो रिटन है, साइंड बाय द नेशंस है। तो क्योटो एक बहुत ही खूबसूरत शहर है, हाँ, जापान का। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में किया गया था। क्या था आओ? तो ये भी एक तरह से कदम है। इसका भी एक मकसद है ग्लोबल वार्मिंग को रोकना। जो वर्ल्ड का टेम्परेचर राइज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन दुनिया में बढ़ गया है। ये ग्रीन हाउसेस क्या करती हैं? सोलर लाइट को, इंफ्रारेड लाइट्स को एब्जॉर्ब तो कर लेती हैं, रिलीज नहीं करती हैं। हां, आप डायग्राम को भी देख सकते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस सोलर लाइट को एब्जॉर्ब तो कर ले रही हैं पर उसको छोड़ती नहीं है। नतीजा क्या होता है? धरती का टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो रहा है। इंडिया का नहीं राइज हो रहा है, पूरे ग्लोब का टेम्परेचर राइज हो रहा है, जिससे पोलर आइस पिघल रही है। ठीक है ना? तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्लोबल वार्मिंग को रोकना। आइए प्रोटोकॉल में क्या क्या ध्यान रखा गया? तो इस प्रोटोकॉल में, क्योटो प्रोटोकॉल में क्या क्या किया गया? दुनिया के लिए बाइंडिंग तैयार करना, एक लिमिट तैयार करना कि वो कितना एनवायरमेंट में एमिशंस कर सकती हैं। एक स्पेसिफिक लिमिट दी गई हर देश को। जैसे एग्जांपल देता हूं, 8% से कम लिमिट दी गई 1990 के एमिशंस की लिमिट दी गई यूरोपियन कंट्रीज को। अमेरिका को तो उससे भी कम करना है, 7% तक ही अलाउड है। जापान जो कि दुनिया का सबसे डेवलप्ड देश है, उसका एमिशन का टारगेट था 6% ही। तो हर देश को क्या किया गया? एमिशन की लिमिट्स दी गई कि इसके बियॉन्ड आपके देश से हार्मफुल गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस एमिट नहीं होनी चाहिए। एमिशन टारगेट्स बनाए गए जो कि 5-5 सालों के लिए बजट के हिसाब से बनाए गए। ठीक है ना? एमिशन टारगेट्स को इंक्लूड किया गया कि सबसे मेजर जो गैसेस हैं, जो गैस धरती से ग्रीन हाउस पैदा कर रही हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस वगैरह, इनका भी एक संख्या दी गई कि इसके बियॉन्ड टारगेट नहीं होना चाहिए। हां, और क्या करना चाहिए? किस तरीके से कार्बन को धरती से खत्म किया जाए? एब्जॉर्ब भी करा के तो खत्म कर सकते हैं, नए जंगल लगाकर, नए पेड़ लगाकर। तो एमिशंस के टारगेट्स आपके तब भी पूरे हो सकते हैं। तो इस तरीके से कई तरीके से क्या किया गया? ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को रोकने का बहुत सारा कदम उठाया गया। कंट्रियों ने सिर्फ कहा नहीं, इसको ट्रीटी को साइन किया। इसीलिए मैंने कहा ना, जब ट्रीटी बन जाती है तो उसको पालन करना सबके लिए मजबूरी बन जाता है। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म इन्होंने डेवलप किया, किस तरीके से सर्टिफाइड तरीके से एमिशंस को रोका जा सके। हां, और तो और इस प्रोटोकॉल में बहुत सारे प्रोविजंस हैं, बहुत सारे नियम शर्तें हैं, ताकि दुनिया में क्या हो? एनवायरमेंट वापस काम कर जाए। इंडिया भी, हां, आपको पता होना चाहिए, हम भी इसमें साइन करने वाले देशों में हैं। हमने भी इसमें साइन किया है। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंटरनेशनल कन्वेंशन बताया गया जिसमें व्हेल्स को किल करना अलाउड नहीं है। यह कन्वेंशन है व्हेलिंग पर। उसी तरह से इंटरनेशनल
प्लांट प्रोडक्शन कन्वेंशन है, अंटार्कटिक को, यस अंटार्कटिक जो हमारे पोल्स हैं उनमें भी यस पॉल्यूशन फैलाना। तो ऐसे बहुत सारे क्या हैं ट्रीटीज है जहां पे हमने साइन किया है। आइए अब समझते हैं जो बार बार शब्द आ रहा था, जो मैंने स्टार्टिंग में भी एक बार बताया, सस्टेनेबल। क्या है ये नया शब्द दुनिया के लिए? आजकल ये हुकवर्ड बन गया है, सस्टेनेबल सस्टेनेबल सस्टेनेबल। आओ जाने क्या है सस्टेनेबल जी। तो सस्टेनेबल शब्द एक बहुत ही बड़ा शब्द है, एक बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है। दो वर्ड से बना है, डेवलपमेंट भी है इसके अंदर और सस्टेनेबिलिटी भी है। तो वर्ल्ड में यस वर्ल्ड कमीशन, ध्यान दीजिएगा संस्था का नाम वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट जी, इसने शब्द का इस्तेमाल किया था। ये शब्द जो था उसका वहां इस्तेमाल हुआ और शायद आपको पता हो मीनिंग, तो मैं फिर से बोलूं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट ऐसा जो आज की जनरेशन, करंट जनरेशन को ये नहीं कहता है कि आप अपनी नीड्स पूरा मत करो, आज आप अपनी जरूरत पूरी कर लो, बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। आने वाली जो जनरेशंस हैं, आपकी जो आने वाली फ्यूचर जनरेशंस है, उनकी नीड्स को भी मीट होना चाहिए। उनकी आज ही आप सारा पेट्रोल जला दोगे, आज ही सारा आप कोल खत्म कर दोगे, तो आने वाली जनरेशंस पूछेगी नहीं कि पापा कोल क्या होता है, पापा काले रंग का जो होता था कोला पापा, या वो पेट्रोलियम क्या होता है, पेट्रोल क्या होता है, गाड़ी में डलवाते हैं। अरे भाई क्यों खत्म कर रहे हो? ऐसा पेट्रोल का यूज करो कि आज भी पेट्रोल रहे और आने वाली जनरेशंस को भी वह देखने को मिले। तो सबसे पहले किसने यूज किया इस शब्द को, मैं उस व्यक्ति का नाम बता देता हूं, नाम है लेस्टर ब्राउन। लेस्टर ब्राउन जो हेड ऑफ द वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट जी, एक क्या है ये? एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, एक रिसर्च करने वाली संस्था है जो पूरे ग्लोबल प्रॉब्लम्स पर रिसर्च करती है। हां, उन्होंने एक बुक लिखी, लेस्टर ब्राउन ने जो एक किताब लिखी थी, या किताब मार्केट में अवेलेबल भी है इस समय, बिल्डिंग अ सस्टेनेबल सोसाइटी। इसमें उन्होंने कैसे हमारे आज दुनिया में सस्टेनेबल लाइफ लाई जा सकती है, कैसे अर्थ को हम सपोर्ट कर सकते हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए, यह इसमें बताया गया है। हां, जानते हैं इस वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट क्या 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 कहना है? इनका कहना है कि अगर आज से 35 सालों के अंदर, 35 साल 35 इयर्स तक अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं अचीव कर पाए, तो यह दुनिया एक डाउनवर्ड स्पाइरल की तरफ चली जाएगी, जहां स्थितियां खराब से बदतर और खत्म होने लायक बनेगी। अर्थात ये दुनिया खत्म होने को कोई रोक नहीं पाएगा। तो एक ही रास्ता है इस दुनिया को बचाए रखने के लिए, इस प्लेनेट को बचाए रखने के लिए, और वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट विदाउट कॉजिंग हार्म। मेन मकसद है एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना, डैमेज के बिना। क्या हम ऐसी चीजें कर सकते हैं? कोई एग्जांपल मैं दूं? हां, आप सोलर पावर यूज करिए। क्यों आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं? क्यों नहीं आप इलेक्ट्रिक गाड़ियां यूज कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक गाड़ी से, आपकी गाड़ी से धुआं निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो इसी तरह से आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते समय यह ध्यान देना है कि नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन तो पूरा हो, आने वाली जनरेशंस को भी यस वह सारी जरूरतें मिलती रहें। इसलिए आपको नेचर में हर तरह के लाइफ फॉर्म्स का सपोर्ट करना है, जीवन के जीने की क्वालिटी को इंप्रूव करना है, और नेचुरल रिसोर्सेज जैसे मैं बार बार दे रहा था, पेट्रोलियम, कोल, यह खत्म नहीं होने देना है। और तो और धरती की डाइवर्सिटी को, जिसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, उसे मेंटेन करना है, और धरती में मौजूद अलग अलग जीवन के जो रूप हैं उसको खत्म नहीं होने देना है। तो ये इसका मेन मकसद है। याद रखिएगा, हमको इसके लिए अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा, हमको वो प्रैक्टिसेस लानी पड़ेगी जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए सेफ है। मैं एक एग्जांपल दे सकता हूं, हम प्लास्टिक यस न खरीदें, न इस्तेमाल करें। बाजार जाएं तो अपने झोले लेके जाएं, पास में जाना हो तो पैदल जाएं। क्या आप कोई मुझे एग्जांपल दे सकते हो कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे ला सकते हैं? हाँ, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, प्लास्टिक का यूज न करके घर से झोला ले जाए, सब्जी सामान जो खरीदना है उस झोले में भर के ले आए, कपड़े के बैग हो, जूट के बैग हो, पेपर बैग का इस्तेमाल करें। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जहां हो सके हम एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजों को यूज करें। आप बताइए एनी वन एग्जांपल इन योर लाइफ टू ब्रिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। याद रखिएगा, सब कुछ हमसे शुरू होता है।
मैं और आप इस समाज का हिस्सा हैं। याद रखिएगा, हम सोच रहे हैं कि कोई और सोल्यूशन लाके देगा, हम सोच रहे हैं कोई और ही क्या करेगा, इस प्लेनेट को सुधारेगा, कोई नहीं, तुम और मैं। यस, तो आप एग्जाम्पल देकर के मुझे प्रमोट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, और मुझे खुशी होगी आपके बताए मेथड्स को सबको, हमारे सारे सुपरस्टार्स इसको देख पाएंगे। जरूर एक एग्जाम्पल ऑफ सस्टेनेबल मेथड दैट यू यूज टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट। चलिए, सस्टेनेबल मेथड में शॉर्ट टर्म मेजर भी है। शॉर्ट टर्म में हम कैसे एनवायरमेंट को बचा सकते हैं? जंगल कटने से रोक दें, हो सके तो स्मगलिंग ऑफ द प्रेशियस रिसोर्सेस, वुड और मिनरल्स का स्मगलिंग रोकें, पीपल को एनकरेज करें फॉरेस्ट रीजनरेट करने के लिए, लोगों को क्या करें, फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस बताएं, और तो और गवर्नमेंट को डिफॉरेस्टेशन लीगली बैन कर देना चाहिए। वो तो आप जानते ही हैं, गवर्नमेंट बहुत कड़े से कड़ा कानून बना चुकी है। गवर्नमेंट पनिशमेंट्स को और रिवॉर्ड्स को दोनों को साथ में लेके चले। जो फॉरेस्ट ग्रो करे उसे वन मित्र का अवार्ड दें। शायद आपने सुना हो वन मित्र, है ना, या बहुगुना अवार्ड, जी नाम सुना होगा आपने। तो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने वालों को भी सरकार अवार्ड दे रही है, और खराब करने वालों को सजा है, जेल है। सलमान खान ने भी ब्लैक बक हिरन को मारा था, आपने सुना था ना, उसको सजा हुई। उनको बहुत परेशान किया गया, कई बार उनको कोर्ट के चक्कर काटने पड़े। तो एनवायरमेंट को बचाना है, वेस्ट एंड सीवेज ट्रीटमेंट करना है इससे पहले कि वो हमारे सॉइल्स को खराब सके। आपके घर से जो निकला वेस्ट, और तो और जहां पर पॉल्यूटेड एरिया ज्यादा है वहां पर गवर्नमेंट को प्रोडक्शन साइट्स को, प्रोडक्शन साइट्स को रेसिडेंशियल एरिया से बाहर ले जाना है। अर्थात शहर के बीच में जहां इंडस्ट्रीज हैं, उन इंडस्ट्रीज को शहर से बाहर ले जाओ भाई। शहर के अंदर इंडस्ट्री होना होनी चाहिए, और तो और गवर्नमेंट को प्लान करके बिल्डिंग और इंडस्ट्रीज बनानी चाहिए, ताकि इंडस्ट्रीज जब एक बाहर एक प्रॉपर जोन में होंगी जहां पर एनवायरमेंट पॉल्यूट नहीं होगा, और होगा भी तो आबादी से दूर होगा, तो ज्यादा लोगों की लाइफ बचाई जा सकती है। आइए, शॉर्ट टर्म मेजर्स तो बहुत जान गए, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस भी बता दें आपको एनवायरमेंट से कैसे एनवायरमेंट चेंज से बचा जा सके। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन मतलब इसका इफेक्ट बहुत लंबे समय तक रहेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए पॉल्यूशन को रिड्यूस करना नहीं, बल्कि इसके लिए मेथड होगा, क्या हम कोई लीगल फ्रेमवर्क बना दें, पॉल्यूशन कंट्रोल करने का कोई कानूनी तरीका बना दें। जैसे आपको पता हो, इंडिया में कानून है एयर कंट्रोल एक्ट, गवर्नमेंट ने कानून बनाया है। यह कानून क्या करता है, यह गवर्नमेंट हेल्प करता है इलीगल एक्टिविटीज को जो नुकसान पहुंचाती हैं, जो फैक्ट्रियां पॉल्यूशन पैदा कर रही हैं उनको बंद करने का गवर्नमेंट आदेश दे चुकी है। और क्या कर सकते हैं, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज को रोक सकते हैं। एक ऐसा सिस्टम बनाएं, एक ऐसा क्राइटेरिया डेवलप करें कि एनवायरमेंट को कोई पॉल्यूट ही नहीं कर पाए। जैसे हवा में कितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स हम अलाउ कर सकते हैं, कितना एयर, कितना वाटर या सॉइल में हमको नेचुरल कंस्टिट्यूएंट होना चाहिए, पता होना चाहिए। और इसमें पॉल्यूटेंट का स्टैंडर्ड कितना ये कैरी कर पाएगा ये हमें पता होना चाहिए। उसके बियॉन्ड हम अलाउ ही ना करें, तो ये भी हम कर सकते हैं हमारे एनवायरमेंट को सस्टेनेबल लाने के लिए। आइए, लास्ट के कुछ टॉपिक्स बचे हैं, हम लोग खत्म करते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और डेवलप्ड कंट्रीज, अरे भाई जापान दे दो, अमेरिका दे दो, क्योंकि देखो ये डेवलप्ड है तो उनके पास रिसोर्सेज भी ज्यादा है, इनके पास इनकम भी ज्यादा है। यहां पर पॉवर्टी की समस्या नहीं है, यहां पर समस्या है कि हम कैसे नई टेक्नोलॉजीज लाएं। तो डेवलप कंट्रीज ने ज्यादा रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया था, डेवलप कंट्रीज ने ज्यादा पॉल्यूशन पैदा किया था, तो अब ज्यादा जिम्मेदारी भी इन्हीं की होनी चाहिए। मैं कहता हूं ज्यादा जिम्मेदारी अमेरिका की, जापान की, रशिया की, जर्मनी की होनी चाहिए, है ना। ये जो कंट्रीज हैं, यूरोप में है, नॉर्थ अमेरिका में है, इनके पास स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, हेल्थ अच्छी है वहां की, तो उन्होंने ही दुनिया को ज्यादा खराब किया है तो ज्यादा जिम्मेदारी उनकी है। डेवलप कंट्रीज क्या कर सकती हैं, डेवलप कंट्रीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कुछ नए मेथड्स, नए टेक्निक्स डेवलप कर सकती हैं और इसे औरों के साथ शेयर कर सकती हैं, ताकि एनवायरमेंट की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। क्योंकि यहां पर मैंने कहा ना, फूड, हाउसिंग, एजुकेशन यहां पर समस्या नहीं है, वो हम जैसे देशों के लिए है। हम जैसे देशों के लिए है।
हम जैसे देश जो डेवलपिंग कंट्रीज आते हैं, मैं इंडिया को कहूंगा डेवलपिंग कंट्री है, यस, डेवलप्ड नहीं है अभी, तो हम जैसे देशों में टेक्नोलॉजी नहीं है, हम जैसे देश जो डेप्थ में कर्ज में डूबे हुए हैं, वर्ल्ड बैंक का कर्ज है, डेवलपिंग देशों का कर्ज है, हमारे यहाँ प्रॉपर अर्बन प्लानिंग नहीं है, यहाँ घरों की समस्या है, लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, या तो अमीर है तो बहुत अमीर है और गरीब है तो बहुत गरीब है, तो यहां पर बहुत सारी समस्याएं हैं। तो पहले हम इन सामाजिक समस्याओं को, इस सोशल या इकोनॉमिक सिस्टम को दूर करेंगे कि पहले एनवायरनमेंट को बचाएंगे। एक गरीब से कहें भैया कि तुम एलपीजी गैस पे खाना पकाओ, वो तो कहता है जंगल की लकड़ी लाओ, सबसे काम तोड़ के ले आओ, खाना पका लो। क्या वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात मानेगा आपकी? कहेगा पहले पेट तो भरे, पहले इस आग को बुझाएं जो पेट की आग है। मेरी बात से सहमत है ना कि डेवलप्ड देश की तो जरूरत पूरी हो रही थी, तो उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाने के लिए ज्यादा कदम उठाने चाहिए। और डेवलपिंग देश जहां पे पहले से ही गरीबी है, जहां पे पहले से मैन पावर पूर है, भाई यहां के फार्मर्स क्या करेंगे? जंगल काट देंगे, जंगल में आग लगा देंगे और खेती कर लेंगे। भाई उनके पास खाने की कमी है, तो जंगल ही मिला उन्हें काटने के लिए, स्लैश एंड बर्न कर लिया, जिसको हम झूमिंग भी कहते हैं। तो यहां के फार्मर्स के लिए ये समस्या है ना, डेवलप की तो नहीं है ना। तो डेवलपिंग कंट्रीज को भी क्या करना चाहिए? यस, अब आगे आना चाहिए प्राइवेट कंपनीज की मदद से, फॉरेन कंपनीज की मदद से, और कुछ डेवलपमेंट के यस स्टेप्स उठाना शुरू कर देना चाहिए, इंटरनेशनल और नेशनल लॉ के द्वारा यस पालन करते हुए। याद रखिएगा, लॉ बनना आसान है बट उसका इंप्लीमेंट होना। कानून बन गया है कि इतना स्टैंडर्ड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होना चाहिए, कानून बनने से नहीं होगा, कानून का पालन भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसी भी कोशिश होनी चाहिए कि कैसे इसको कंप्लायंस किया जा सके, ठीक है ना। आइए और भी एक तरीका बताता हूं। एक तरीका यह है सर्टिफिकेशन का। हम एक सिस्टम डेवलप करें कि कैसे दुनिया में कंपनीज जो अच्छा काम कर रही हैं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही हैं, उनको यस एक सर्टिफिकेट दे सकें। शायद आपने नाम सुना होगा कि ISO 9000 नाम सुना है, 9001 ISO, तो ये सर्टिफिकेट मिलते हैं। पर हालांकि ये बताना थोड़ा आसान है, सर्टिफिकेट पूरी दुनिया के लिए एक जैसा बनाना मुश्किल है, ठीक है ना। आइए क्या गोल्स होने चाहिए पूरी दुनिया के लिए? यस, इस गोल का एक स्पेशल नाम दिया गया है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। कब बनाया गया था? यूनाइटेड नेशन ने 2000 में, दैट इज, है ना, साल 2000 में ये गोल डेवलप किए गए थे। क्या है ये गोल? हाँ, ये गोल भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से मिलता है। दुनिया में हर तरह से गरीबी को खत्म करना है, दुनिया से गरीबी खत्म करनी है, वो भी हर तरह की। हंगर को खत्म करना है, फूड सिक्योरिटी लाना है, लोग कोई भूखा ना सोए, और हमारी हेल्थ, हमारी सोसाइटी में हर एक का वेलबींग हो, और वो भी हर उम्र के लोगों का। क्या करना है? इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन लाना है, लड़के और लड़कियों को इक्वल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन देना है। हर एक को क्या हो? शिक्षा का अधिकार हो, है कि नहीं है। जैसे आपको पता होगा गवर्नमेंट स्कूल चलो प्रोग्राम चलाती है, सर्व शिक्षा प्रोग्राम चलाती है, यही उसका मकसद है। और क्या करना चाहते हैं इस डेवलपमेंट प्लान्स में, इस ग्लोबल प्लान में? जेंडर इक्वलिटी, लड़के लड़कियों में बराबरी, लड़का लड़की एक समान। और तो और दुनिया में यस ये भी गोल है कि वाटर अवेलेबल हो, हर घर पानी अवेलेबल हो, और हर घर सैनिटेशन की फैसिलिटी अवेलेबल हो। मोदी जी ने इसका नाम भी दे दिया है इज्जत घर। हाँ, हर घर में वॉशरूम मोदी जी बनवाने में, वो लोग जो पहले खेतों में जाते थे, हाँ खेतों में जाते थे वॉशरूम के लिए, क्योंकि घर में उनके पास अपने बाथरूम टॉयलेट्स नहीं होते थे, तो मोदी जी ने क्या किया है? यस, हर घर जल पानी के लिए, और हर घर यस वॉशरूम, जिसको इज्जत घर उन्होंने नाम दिया है, ये बनाने में मदद कर रही है गवर्नमेंट। ये याद रखिएगा, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं, हर घर में हो ऐसा चाहते हैं। और तो और हर घर के पास एनर्जी भी हो, वो भी कैसी? मॉडर्न और सस्टेनेबल एनर्जी हो। देखिए, जो मॉडर्न एनर्जी होंगी वो एनवायरनमेंट पॉल्यूट नहीं करेगी। और क्या चाहते हैं? दुनिया में इनइक्वालिटीज कम करना चाहते हैं कि सिटीज सेफ हो, रेजिलियंट हो, सस्टेनेबल हो। हर जगह दुनिया में अर्जेंट एक्शन लिया जाए अगर कोई भी क्लाइमेट चेंज से जुड़ा काम हो। दुनिया सिर्फ सोचे नहीं, एक्शन ले, कदम उठाए। दुनिया में फॉरेस्ट को मैनेज करना, डिफॉरेस्ट को रोकना, कॉम्बैट मतलब होता है फाइट करना। किससे मुकाबला लड़ना है? जंगल कटने से। डेजर्ट बढ़ रहे हैं और
डिग्रेडेशन ऑफ लैंड को रोकना है, हॉल्ट करना है, बायोडाइवर्सिटी की बर्बादी को रोकना है। रोल ऑफ एनजीओ, ओ ये टॉपिक तो नहीं है। क्या मजा आ रहा है इतने टॉपिक पढ़ने के बाद, कितनी राहत मिल रही है, राहत मिल रही है, अच्छा लग रहा है तो लाइक प्रेस जरूर कर देना जी। ये टॉपिक भी आपके सिलेबस में नहीं है। आइए लास्ट का छोटा सा टॉपिक है टेक्नोलॉजी दैट सस्टेन्स। तो ऐसी टेक्नोलॉजी खोजें जो हमेशा के लिए रहे। तो आज हम टेक्नोलॉजी की मदद से सैटेलाइट इमेजरी, मतलब सैटेलाइट से तस्वीरें लेकर के दुनिया पे नजर रख सकते हैं अपने एनवायरनमेंट पे। हाँ, आपको तो मालूम ही है हमारे सैटेलाइट्स में कैमराज, सेंसर्स लगे हैं जो पूरी धरती के बारे में यस स्टडी कर सकते हैं। इस सैटेलाइट्स को गवर्नमेंट और बड़े बिजनेस हाउसेस ऑपरेट कर रहे हैं, है ना। सैटेलाइट इमेजेस, सैटेलाइट से बनी तस्वीर को इवन बेचा भी जाता है अंडर लाइसेंस, पता है कि नहीं आपको। हाँ, और इस इमेज को यूज करके, यस इस इमेज को यूज करके हम अपने सैटेलाइट्स, अपने ग्लोब में होते हुए बदलाव को देख सकते हैं। गूगल मैप तो शायद आप और मैं बहुत समय से यूज कर रहे हैं, है ना। गूगल मैप आप यूज करते हो जब आप किसी फ्रेंड के घर जाना हो, किसी के घर जाना हो, बस उसे बना के लेते हो, यस कहते हो लोकेशन भेज दो मुझे। हाँ, गूगल मैप सैटेलाइट का कमाल है, याद रखिएगा। पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था स्पुतनिक 1, रशिया ने भेजा था, ठीक है ना। पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था। बाद में अमेरिका ने टीरॉस 1 भेजा, ये दुनिया का पहला फर्स्ट वेदर सैटेलाइट था, मौसम का पूर्वानुमान बताने के लिए, मौसम कैसा होगा जी। देखिए सैटेलाइट से भेजी गई तस्वीर भी, सैटेलाइट कैसी इमेज भेजता है, अर्थ की इमेज भेजता है, इसका एक तस्वीर है। तो बड़ा कमाल लगता है ऊपर से, यस बड़ा कमाल लगता है। सैटेलाइट्स इमेज बड़े जबरदस्त काम के आते हैं। क्या यूजेस हैं आइए जाने। सबसे बड़ा यूज है मेटीरियोलॉजी अर्थात मौसम का पूर्वानुमान, मीटियोरोलॉजी ओशनोग्राफी समुद्र की स्टडी, फिशिंग के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, फॉरेस्ट, जियोलॉजी के बारे में, कार्टोग्राफी मैप के डेवलपमेंट के बारे में, रीजनल प्लानिंग, एजुकेशन। देखा बड़ा जबरदस्त यूज है सैटेलाइट इमेजेस का, इन सब में काम आता है। अच्छा, सैटेलाइट्स कितने टाइप की होती है ये जानना चाहते हो तो ऑर्बिट के बेसिस पे सैटेलाइट जो चक्कर काटती है उसमें 2 टाइप की होती है। एक स्टेशनरी अर्थात एक ही प्लेस पे रुकी रहने वाली सैटेलाइट जियो स्टेशनरी, और एक ऑर्बिटिंग जो सिर्फ चक्कर काटती रहती है। आओ देखें, पहले पोलर की बात करते हैं। पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स बहुत कम ऊंचाई पे उड़ती है, बहुत लो एल्टीट्यूड पे उड़ती है और धरती का चक्कर काटती रहती है। हर 100 मिनट में एक चक्कर पूरे धरती का ले लेती है। हाँ, पूरे प्लेनेट का हमारा एक चक्कर ले लेती है 100 मिनट के अंदर। इमेजिन करिए कितनी तेज रफ्तार से चलती होगी। इससे फायदा क्या मिलता है? इससे फायदा मिलता है कि वो धरती के अलग अलग हिस्सों के बारे में आपको जानकारी दे पाती है। दूसरी सैटेलाइट कौन सी है? जियो सैटेलाइट्स, जिसको हम जियो स्टेशनरी। ये एक फिक्स्ड ऊंचाई, बहुत ज्यादा ऊंचाई उड़ती है, यस बहुत हाई एल्टीट्यूड्स में होती है, 36,000 किलोमीटर, बाप रे, और ठीक इक्वेटर के ऊपर होती है। वो पोल्स के ऊपर होती थी पोलर सैटेलाइट्स, और ये इक्वेटर के ऊपर होती है, 0 डिग्री के ऊपर होती है। और यहां पर ये क्या करती है? यस, मूव एट द सेम स्पीड एज द अर्थ रोटेशन, इसीलिए हमेशा एक ही स्पॉट पे होती है। क्या ऐसा लगेगा कि होवरिंग ओवर द सेम स्पॉट। होवरिंग मतलब जैसे हेलीकॉप्टर होता है ना, एक जगह पंख फड़फड़ा रहा होता है, अपनी प्लेस पे रुक सकता है कि नहीं, वैसे ये भी रुकी होती है, क्योंकि धरती तो घूम रही है, उतनी ही रफ्तार से ये भी घूमती रहती है जितनी रफ्तार से धरती घूम रही है। समझ गए ना? तो इसे एक प्लेस को ये हमेशा ऑब्जर्व करते रहती है कंटिन्यूअसली। एक ही प्लेस की लंबे समय तक आपको इमेज चाहिए हो तो आपको जियो स्टेशनरी, और धरती के अलग अलग हिस्सों के बारे में जानना हो तो पोलर, यस पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स, ठीक है ना? बड़े कमाल की चीज है, याद रखिएगा। आज वेदर फोरकास्टिंग तो बच्चों का खेल हो गया है। आज ह्यूमन में डिजास्टर की स्टडी करना भी सैटेलाइट के पॉसिबल है। सैटेलाइट्स गजब का काम करती हैं जब आपको वर्ल्ड के एनवायरनमेंट के बारे में पता करना हो, लंबे समय में एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस आए। हाँ, बहुत गजब के तरीके, यस इसमें हिडन कैमरास होते हैं, वो चीजें जो इंसान की आंख नहीं देख पाती है, क्योंकि हम तो एक समय में एक ही चीज देख पाते हैं, पर ये लंबे समय तक क्या करती है? वर्ल्ड के टेम्परेचर, विंड, हाँ वाटर, क्लाउड, सबका जानकारी इकट्ठा कर सकती है। और तो और यह ओशन सरफेसेस के बारे में जानकारी दे सकती है, यह बता सकती है कि अर्थ में लैंड सरफेस कैसा है, विंड्स किस दिशा में ब्लो कर रही हैं, वाटर बॉडीज का क्या कंडीशन है, गजब का काम करती है।
आइए, एक टाइप की सैटेलाइट जिसका नाम है रिमोट, यस, सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग। क्या आप रिमोट से अपने टीवी को ऑन ऑफ कर लेते हैं, रिमोट से चैनल चेंज कर लेते हैं? बस बिना टच किए अगर हम सैटेलाइट को कंट्रोल कर लें तो क्या नाम होगा? सिंपल। आपने देखा ही है आप अपने रिमोट से कैसे चीजों को काम कर पाते हैं। रिमोट कार भी आती है जरूर आपने खेली होगी रिमोट कार से। तो रिमोट सेंसिंग एक साइंस है जिससे आप क्या करते हो, इंफॉर्मेशन प्रदान कर लेते हो, यस, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी ले लेते हो, उस डिवाइस का यूज कर पाते हो बिना एक्चुअली उसको टच किए, बिना उसके कांटेक्ट में आए। अरे भाई रिमोट से, और क्या? रिमोट सेंसिंग मतलब अक्वायरिंग डाटा अबाउट एन ऑब्जेक्ट विदाउट टचिंग इट, है ना? क्योंकि ये सैटेलाइट का मामला है तो इसीलिए सैटेलाइट्स क्योंकि बहुत ऊंचा उड़ रही होती है और मैंने कहा समाज के लिए जबरदस्त परिवर्तन ला सकती हैं, जबरदस्त जानकारियां दे सकती हैं। आज आपका मोबाइल, हाँ, जो ये डाटा मेरा तुम देख रहे हो इस समय, मेरे जो लेसन्स पढ़ रहे हो अभी, किसकी मदद से पढ़ रहे हो? यस, उस सैटेलाइट की मदद से, सैटेलाइट के कनेक्शन से आपको, हाँ, मैं तो वाराणसी में हूं, आप दिल्ली, कानपुर, आगरा, मेरठ, पता नहीं कहां वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में हो, पर आपको मेरे वीडियो लेसन्स मिल पा रहे हैं। तो थैंक्स टू दैट सैटेलाइट। कमाल का यस काम है। यस, कम्युनिकेशन आज आप कल्पना ही नहीं कर सकते बिना सैटेलाइट के। चलिए, एडवांटेज क्या है इस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का एनवायरनमेंट के लिए? यस, इसका मेन मकसद एनवायरनमेंट से है, तो आइए उससे क्या है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स क्या करती है? इमेज भेजती है। इनकी इमेज एक परमानेंट रिकॉर्ड बन जाती है, आप जब चाहे तब इनका रिकॉर्ड देख सकते हैं। और तो और ये जो इमेज होती है ये हमें जानने में मदद करती है एक लार्ज एरिया में, यस, एक बड़े से एरिया में क्या रीजनल चेंजेस आ रहे हैं, क्या उनका लैंड फॉर्म है। और तो और लगातार जब ये क्या करते हैं, किसी का यस फोटो खींच के भेजती है, इमेज देती हैं, तो वहां पर एक्वा कल्चर क्या है, वहां के मेरीन लाइफ क्या है, हाँ, उन सब की जानकारी वो इकट्ठा कर लेती है। और तो और इसका जानकारी पाना भी बड़ा आसान है। आपको सब चीज डिजिटल मिल पाती है, आप कंप्यूटर से उसको प्रोसेसिंग करके, आजकल तो आप जानते ही हैं जबरदस्त फास्ट स्पीड के कंप्यूटर्स आ रहे हैं, उनका इस्तेमाल करके आप ढेर सारी जानकारियां उस फोटो से निकाल सकते हो। हाँ, उस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के द्वारा भेजे गए फोटो से ढेर सारी जानकारी निकाल सकते हो। लैब में और अदर जगह पे जाकर के यस इस पे डिटेल स्टडी की जा सकती है। जैसे एग्जांपल है वोल्केनिक इरप्शंस के बारे में, जहां पे आपका पहुंचना मुश्किल है। भाई ज्वालामुखी फट रहा है, आप कैसे वहां पहुंचोगे? फोटो ले पाओगे, जानकारी ले पाओगे? तो पर ऊपर बैठी सैटेलाइट जो आसमान में है, वो तो सैटेलाइट क्या करेगी, वोल्केनो का इमेज ले पाएगी कि नहीं, आपको उसके बारे में बता पाएगी कि नहीं। वो इस तरह डैम्स की जानकारी लेनी हो, डैम कहीं फट रहा हो, फेल हो जाए, तो ये सब रिमोट सैटेलाइट काम कर सकती है। हाँ, ये सब काम कर सकती है जहां पे डिजास्टर्स आ रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट तो मैंने कहा बिना रिमोट सेंसिंग के तो आज लगता है आज संभव ही नहीं है। हाँ, आज आप जहां पे बहुत भयंकर बाढ़ आई हुई है या जहां पे बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया है, शायद मुझे लगता है रिमोट सेंसिंग से बेटर तो कोई टेक्नोलॉजी होगी नहीं। इसके बिना तो लगता है असंभव है। और आज मैं ये कहूं कि अंटार्कटिका के बारे में आपको जानना हो, अमेज़न के घने जंगलों के बारे में जानना हो, जहां पे पहुंचना असंभव है, इनएक्सेसिबल है, क्योंकि बहुत ही दुर्गम स्थिति वहां पहुंचना। अंटार्कटिका बहुत ठंडा है, इतना ठंडा है कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि वहां पर आपकी थूक भी बर्फ बन जाती है। और अमेज़न तो इतने घने जंगल है कि आप जानते ही हैं वहां पे सनलाइट अंदर रीच नहीं कर पाती। तो इन जगहों की भी स्टडी करना सैटेलाइट्स की वजह से पॉसिबल है। आइए सैटेलाइट्स का कुछ और जाने। एनवायरमेंट डैमेज के बारे में पढ़ना हो, जैसे डिफॉरेस्टेशन के बारे में पढ़ना हो, बहुत इजी। सैटेलाइट्स बहुत इजीली क्या करती है, लॉस ऑफ फॉरेस्ट, सॉइल इरोजन, सॉइल सिल्टेशन, हाँ, रिवर में होने वाली सिल्टेशन, सबका स्टडी करती है। क्योंकि सैटेलाइट्स की इमेज 3D होती है। ये 3D इमेज से आप क्या कर सकते हो, जानकारी ले सकते हो। और तो और जो डेजर्ट फैल रहे हैं दुनिया में, हाँ, डेजर्टिफिकेशन मतलब होता है स्प्रेडिंग ऑफ डेजर्ट। लैंड इतनी खराब हो गई है कि वहां पे पेड़ उगने लायक नहीं बचा है। दूर दूर तक क्या हो रहा है, सैंड फैल रही है। हाँ, जंगल कटने के बाद वहां पे डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। लैंड डिग्रेडेशन तो मैंने बता ही दिया कि जमीन की उपजाऊ शक्ति, हाँ, सॉइल का टेक्सचर खराब हो गया है, हमने सॉइल को इरोड कर दिया है, सॉइल में इतना फर्टिलाइजर डाल दिया है कि अब सॉइल काम की नहीं रही। तो इन सब की स्टडी इससे पॉसिबल है। जरा एक मैप देखिए नीचे, आप देखेंगे
इरोजन की तस्वीर सैटेलाइट से ली गई है, क्या गजब की तस्वीर है। सैटेलाइट इमेज टू स्टडी सॉइल इरोजन या ब्राउन रस्ट इन्फेक्शन, ये सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें हैं, देख लीजिए। माइनिंग की भी जानकारी आप सैटेलाइट से ले सकते हैं। तो मैंने कहा ना, आज जिस जमाने में हम रह रहे हैं, मॉडर्न जमाने में रह रहे हैं, तो मॉडर्न तरीके से ही क्या करना पड़ेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आना है। सिर्फ कहना नहीं है, करना है, ठीक है ना। और तो और आपको मालूम है, ड्रॉट और फ्लड्स दोनों को आज बताया जा सकता है। आज सैटेलाइट्स इतनी जबरदस्त हैं कि ड्रॉट्स और फ्लड्स दोनों को प्रिडिक्ट कर सकती हैं। कहां आने वाला है, कब आने वाला है, यह तक जानकारी आज पाई जा सकती है। कम से कम लॉस ऑफ लाइफ को तो बचाया जा सकता है। सैटेलाइट्स इमेज की कुछ बुराइयां हैं, मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि ये बहुत बड़ा डाटाबेस चाहिए, इसके लिए बहुत बड़े कंप्यूटर्स की जरूरत है और बहुत समय लगता है इससे, इमेज से, यस, डाटा से, यस, रियल फैक्ट निकालना। और तो और मैंने बताया कि ये इमेज बहुत हाई रेजोल्यूशंस की होती हैं, तो इनको कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अच्छाइयां बहुत है, आपको बुराइयों को थोड़ा नजरअंदाज करना पड़ेगा। वर्ल्ड की सबसे बड़ी सैटेलाइट एजेंसीज जानते हैं किनके पास है ना, कनाडा, चाइना, इंडिया, जापान। हाँ, गर्व से कहो, हमारे पास, आपके मेरे देश में, यस, इंडिया सैटेलाइट भेजने वालों में अग्रणी देश है। चलिए, मतलब दूसरी टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी जो दुनिया को क्लीन वाटर, बेटर हेल्थ सर्विसेज दे सके जहां पे वो अवेलेबल नहीं है। हाँ, एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एक ऐसा साइंस, एक ऐसा विज्ञान जो लोगों की लाइफ को सपोर्ट करे, उनको गुड लाइफ, जी, एक अच्छा जीवन जीने के लिए दे, वो भी सबको। ऐसा नहीं है सिर्फ डेवलप देशों के लोगों को अच्छा जीवन जीने का अधिकार है और डेवलपिंग देशों को क्या मिले, सिर्फ पॉल्यूशन, गंदगी, हाँ, ग्लोबल वार्मिंग, नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा आ पाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी अपनाना पड़ेगा। ये टेक्नोलॉजी ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली है, ये टेक्नोलॉजी फंक्शनली ज्यादा बेटर है। हाँ, आज की जरूरत को पूरा करती है। इस शब्द को, यस, इस अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी को देने वाले व्यक्ति का नाम है पीटर हर्पर जी। इन्होंने पहली बार इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। ये एक फाउंडर हैं जी, ये एक फाउंडर है सेंटर फॉर अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी। ये एक संस्था है नॉर्थ वेल्स में जी, नॉर्थ वेल्स में ये संस्था है। क्या करना चाहती है, ये चाहती है प्रोडक्शन मेथड्स चेंज हो, ऐसे प्रोडक्शन मेथड लगाए जाएं, ऐसी टेक्निक लगाए जाए प्रोडक्शन करने की जो पोल्यूशन ना करे और रिसोर्सेस का भी पूरा यूज करे। क्यों वेस्ट करना। जैसे एग्जांपल देता हूं, गन्ने से हर एक चीज काम की निकाल दी जाए, कोई वेस्ट ना बचे। गन्ने का सिर्फ रस नहीं निकालना है, चीनी बनाना नहीं, बल्कि उसके हर एक रॉ मटेरियल की बची हुई पदार्थ का भी यूज कर लेना, ठीक है ना, नाम अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी। तो ऐसा एनर्जी प्रोड्यूस करो जो पोल्यूशन ना करे। जैसे एग्जांपल है, विंड एनर्जी यूज करो, टाइडल एनर्जी यूज करो। भाई क्यों फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हो। तो यही है इसका मेन मकसद। और क्या करना, अडॉप्टिंग सेल्फ सस्टेनिंग सोसाइटीज। आज ऐसे सोसाइटीज की जरूरत है जी, आज ऐसे सोसाइटीज की जरूरत है जहां पर सोसाइटीज की नीड्स पूरी हो सके। जैसे इंडिया पे, हाँ, इंडिया में, कोरिया में, ताइवान में, हाँ, अपनी खुद की टेक्नोलॉजिकल ट्रेजेक्टरीज बना रखी हैं। कुछ नए और बेटर डेवलपमेंट हम करते जा रहे हैं। तो ऐसा हम कुछ करें जिससे समाज को मॉडर्न और ट्रेडिशनल का कॉम्बिनेशन मिल सके। क्या ऐसा हो सकता है कि हम आज के जमाने में जिए और हमें आज की वस्तुएं भी मिल पाए और हमारा एनवायरनमेंट भी खराब ना हो सकता है। आओ कुछ एग्जांपल देते हैं कैसे हो सकता है। रिसाइकलिंग से हो सकता है, रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करके हो सकता है, हम आईटी का इस्तेमाल करें। अरे भाई पेपर क्यों यूज कर रहे हो, तभी ना पेड़ कट रहे हैं। सारा काम यस ऑनलाइन ही कर लो जी, है ना। अब एनर्जी भी कैसे यूज करो, बेस्ट टेक्निक से यूज करो, कम से कम वेस्टेज पैदा करो। और तो और हम लोग को, यस, वी एज अ पर्सन आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। जैसे आप क्या कर सकते हो बायोटेक्नोलॉजी में, आप जब पढ़ रहे हो तो अपने सब्जेक्ट को, यस, अपने सब्जेक्ट में इतना आगे निकल जाओ कि उसी के लिए एक बेटर और नई चीज खोज के ले आओ। जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाई करना लोगों का, ह्यूमन एंड वेटनरी, क्रॉप्स एंड एनिमल ब्रीडिंग, मतलब जो भी करना है आपको बायो मतलब लिविंग और टेक्नोलॉजी को कंबाइन करना है, ठीक है ना। बायोटेक्नोलॉजी से
आज हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स भी बनाई जा सकती हैं, डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप भी बनाया जा सकता है। आपको पता है कि नहीं, ऐसे बहुत सारे क्रॉप्स आते हैं जिनमें अब पेस्ट नहीं लगते हैं। जब पेस्ट लगेंगे ही नहीं तो आपको हार्मफुल पेस्टिसाइड छिड़कने की जरूरत ही नहीं है ना। पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का यूज बंद करो। अगर यूज करना है तो केमिकल मत यूज करो, बायो पेस्टिसाइड्स यूज करो, बायो फर्टिलाइजर यूज करो, ठीक है ना। साइंस को ऐसा डेवलप करने का यह तरीका आ गया है। तो आज जमाना का किसकी जरूरत है? आज क्लासिकल मतलब पुराना और मॉडर्न मिल करके यस मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है और पुरानी यस चीजों को बचाए रखना है ना, ताकि इंडस्ट्रीज भी बरकरार रहे, एग्रीकल्चर भी बरकरार रहे, पर साथ में लोगों की हेल्थ भी, ठीक है ना। जैसे एग्रीकल्चर का मैंने एग्जांपल दिया, हम बेटर वैरायटीज ऑफ प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। साइंस इसमें क्या कर रही है? बहुत हमारी मदद कर रही है, ठीक है ना। जैसे आजकल आपने सुना होगा वैक्सीन दी जा रही है बच्चों को, तो वैक्सीन क्यों दे रहे हैं हमको? कोरोना से रोकने के लिए, ठीक है ना। वैसे ही प्लांट को वैक्सीन, एनिमल्स को वैक्सीन, और तो और पेस्टिसाइड्स का यूज कम से कम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वेस्टेज नहीं होने दे रहे हैं। और फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स नो नो नो, एकदम नहीं। बायो पेस्टिसाइड यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोबायोटिक यूज करो, ठीक है ना। और क्या कर रहे हैं, किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं? एनवायरमेंटल में यस, एनवायरमेंट को पॉल्यूट नहीं होने दे रहे हैं, एनवायरमेंट के पॉल्यूशन को मैनेज कर रहे हैं, है ना। जैसे मैंने कहा पेस्टिसाइड का कम यूज कर, ज्यादा ट्रीज ग्रो करके, वीड कंट्रोल करके, बेटर प्लॉइंग करके, हाँ इस तरीके से एनवायरमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं। और तो और इंडस्ट्रियल बायोटेक, आजकल ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, जी एक ऐसे बैक्टीरिया डेवलप कर लिए गए हैं जो एंजाइम पैदा करता है, एसिड्स पैदा करता है। अब आपको बैक्टीरिया ही आपको एसिड्स पैदा करके दे देंगे, और ये बहुत सारे चीजों को मैन्युफैक्चर करने में काम आता है। अब बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स या मीट प्रोसेसिंग प्लांट्स या बेबी फूड्स बनाए जा सकते हैं, हार्मफुल नहीं, बायोलॉजिकल। और बायोफार्मा, ये आजकल लेटेस्ट और सबसे ट्रेंडिंग तरीका है, सबसे फंक्शनल तरीका है। हाँ, आजकल प्लांट मेड दवाएं बन रही है, पीएमपी बन रही है, ऐसी दवाएं जिनमें केमिकल्स नहीं है, ऐसी दवा जो प्रोटीन पैदा करती है, जो आपके बॉडी में जेनेटिक चेंजेस लाती है। हाँ, शायद आपने सुना हो, अब ये एक ट्रेंडिंग चीज है आजकल, है ना। जैसे इंसुलिन, प्रोड्यूसिंग इंसुलिन इन कॉर्न्स, कॉर्न्स मतलब भुट्टा, हाँ भुट्टे में इंसुलिन पैदा की जा रही है, केमिकल वाली नहीं, ठीक है ना। तो बायोटेक्नोलॉजी का बहुत बहुत जबरदस्त यूज होने वाला है, आने वाली दुनिया इस पे जीने वाली है। सॉइल फर्टिलिटी को रिमूव कर सकते हैं, प्लांट ऐसे बनाएं कि वो ज्यादा यस एनवायरमेंटल स्ट्रेस को बियर कर पाए, वाटर लॉगिंग बर्दाश्त कर पाए। हाँ, ऐसे प्लांट्स आ गए हैं, ऐसे प्लांट वैरायटी आ गई जो वाटर लॉगिंग बियर कर सकता है, पेस्ट को सह सकता है। हाँ, आपको पता है कि नहीं? चलो, अब बायो फोर्टिफिकेशन अर्थात प्लांट ब्रीडिंग यूनिट्स बनाना जो कि सस्टेनेबल हो और फूड नीड्स को पूरा कर पाए। तो आज हम जिस एज में जी रहे हैं, नाम है गोल्डन एज। बायोटेक्नोलॉजी हमें वापस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में गोल्डन एज में ले जाएगी, जब दुनिया में भूख नहीं होगी, जब लोगों को खाने की कमी नहीं होगी और बेटर और न्यूट्रिएंट फूड मिल पाएगा। चलिए, बहुत डिटेल में मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया और मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। तो एक लाइक सर के एफर्ट के लिए तो बनता है, क्योंकि आप जानते हैं, आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो आपके कमेंट से मैं एनकरेज होता हूं। और आपने कहा सर टुवर्ड्स द सस्टेनेबल फ्यूचर बनाइए, तो इसी पर ही था वीडियो। थैंक यू। एंड मैं जाने से पहले आपको कहूंगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करना। इट इज ग्रेट फॉर यू पीपल टू सपोर्ट अस, बिकॉज योर सपोर्ट इज एन एनकरेजमेंट फॉर अस to make better and better videos and lessons and content for you. Thank you, and really thank you for watching the video till the end. Bye from now.